everyone. Very good morning and welcome back. Hopefully you all are doing great and let's start up with the today's session. और हम लोगों ने कल के जो सेशन था उसमें यूनियन बजट के बारे में मैंने आप लोगों को एक इंट्रो पार्ट बता दिया था कि यूनियन बजट होता क्या है, कब आया था, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये कवर होता है, क्या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, क्या फॉर्म्स होते हैं, इतना आप लोगों को बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है। ठीक है, तो आज का सेशन देखने से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर जो इससे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 का वो जरूर देख के आओगे सो दैट आप और ज्यादा अच्छे से आज हम ये पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, बहुत ही छोटा सा है। हाँ, so, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन आई कैन से कि इसमें से एक आध मार्क के क्वेश्चन आ ही सकते हैं, मतलब आ सकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ चैप्टर यार, इतना छोटा सा चैप्टर है, तुम उसको यहाँ भी कंप्लीट कर लोगे ना फिर तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तुमको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर को ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। इफ यू थिंक नहीं मैं रट लू नहीं, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर कंपोनेंट्स क्या है यूनियन बजट के, क्या वो सिंपल आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर पे तो वो बहुत कम जाएंगे, वो सिर्फ रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट पूछ सकते हैं, वो आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछ सकते हैं। तो ये ना ये बहुत छोटा कैपिटल बजट क्या होता है, इसमें देखो आपके में क्योंकि ज्यादा चीजें दी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट ये जरूर आ सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, देखो चैप्टर खत्म, नथिंग इज देयर। बट अगर आप बजट के ऊपर आप प्रॉपर अगर चैप्टर पढ़ो या प्रॉपर अगर आप इसके बारे में स्टडी करो ना तो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। इसमें इतना कंस्ट्रेंट वे में टॉपिक नहीं दिया ये, मैंने इतने कंस्ट्रेंट वे में टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि ये आप बताना चाहते हैं कि होता क्या है बजट, सिंपल। बट अगर आप बजट के ऊपर इलाबोरेटिव बजट को समझने की कोशिश करोगे ना तो ये बहुत ही इलाबोरेटिव टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट आपको नॉलेज गेन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। खैर, क्योंकि हमारे कोर्स में हमारे चैप्टर में इतना कंटेंट नहीं दिया हुआ है, ऑब्वियसली हम उस हिसाब से यहाँ पे कवर करें जो आपके एग्जाम में आएगा। सो यहाँ पे भी फोकस वही है कि जितना एग्जाम में आना है हम उसी के ऊपर पढ़ते हैं एंड आज हम अपना पूरा ये चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, तो अगले 30 से 35 मिनट यानी 30 to 35 मिनट आपको सिर्फ आराम से बैठना है और सुनते जाना है। सुनते जाने का मतलब ये नहीं है हम कहानी सुना रही है और मैं आराम से बैठ के कहानी सुनूं, नहीं भाई, सुनते जाना है कि मतलब नोट्स उठाओ, समझते चलो एंड देन ट्राई टू फॉर्म द नोट्स। अगर इस चैप्टर को सिर्फ समझ भी लोगे ना, आई एम टेलिंग यू, बड़े आराम से तुम लोग कर लोगे, कोई कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इस चैप्टर को समझना है। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सॉरी ये बार बार थोड़ा सा नेटवर्क को इशू, ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, जैसे मैंने बोला कि आराम से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। यार थोड़ा तो एफर्ट को लेना ही पड़ेगा ना, बिना एफर्ट लिए तो कोई काम चलेगा नहीं, तो बस वो थोड़ा सा एफर्ट हो एंड यू आर डन विथ योर एग्जाम्स। ठीक है, सो अगेन आई एम सेइंग छोटे चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। आज की आज पढ़ लो, खत्म कर लो, 2 लेक्चर से दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, खत्म चलता है। एग्जाम के टाइम भी उठाओगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे आपको मॉड्यूल में टॉपिक्स भी बता दे रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करवा दे रही हूँ। मतलब जितना यहाँ पे आज हाईलाइट करवाएंगे अपनी मॉड्यूल में उतना हाईलाइट करना, उतना पढ़ के एग्जाम में देके सकता है, ट्रस्ट मी, आराम से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, इन खास नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। नोट्स ये चैप्टर बहुत कवर करता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, उससे टाइम अभी हमने वेस्ट नहीं किया है, हमने एक वैल्यूबल डिस्कशन किया भी। बट लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3, यूनियन बजट। एज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि यूनियन बजट होता क्या है। यूनियन बजट गवर्नमेंट जो अपना एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में किसी भी ईयर में, दैट इज अ यूनियन बजट, सिंपल।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स नथिंग बट सिंपली जिसमें गवर्नमेंट के अपने क्या गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, वो डिटेल दी रहती है। सिंपल इतना सा काम दिया रहता है। ठीक है। अगर हम यूनियन बजट के बारे में बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं आपको पूरी समय सब कुछ हाईलाइट करवा देती हूँ सो दैट देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं हाईलाइट भी करवा रही हूँ। कोशिश करो यहीं का यहीं हाईलाइट करो, खत्म। तो पहला सवाल, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड to the parliament for consideration of each fiscal year in accordance with article 112 of constitution। ऑलरेडी अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यूनियन बजट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शन में कवर होता है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112। कल बताया था आप लोग को ये। कल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है। बजट कहाँ कवर होता है? आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये आपका प्रिपेयर होता है, करेक्ट? ओके, मूविंग है। So Indian Union Budget is an annual financial statement presented by Finance Minister of India in the Parliament. It outlines the government's revenue and expenditure for coming financial year, which begins from April 1st and on 31st March. And Union Budget is an important tool for the government to manage allocate resources and implement policies to achieve its economic and social। तो यूनियन बजट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, इट्स नथिंग बट गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को जब लोगों के सामने रखती है, अलग अलग सेक्टर्स इंडिया के जो भी हैं, अलग अलग सेक्टर्स जो भी होते हैं हमारे अक्रॉस द कंट्री, उनके ऊपर कुछ पैसा अलॉट करती है अपने खजाने में से निकाल के। सिंपल, अगर हम उसको लेमैन की लैंग्वेज में बोले, सरकार जब अपने खजाने से निकाल के कुछ खजाना आपको दे रही होती है, आपको मतलब किसी एक सेक्टर को दे रही होती है, दैट इज अ यूनियन बजट। आई होप इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैम आंसर में लिखेंगे कैसे? ये जितना पॉइंट मैंने हाईलाइट करवाया ना, पॉइंटर्स में लिख के आ जाना इसको, बस कुछ नहीं करना है। ट्रस्ट में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है यूनियन बजट का, तो पहली चीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, दूसरा आर्टिकल को कोट करके आना, तीसरा कौन प्रेजेंट करता है? एफएम प्रेजेंट करती है, चौथा किस ईयर के लिए होता है, ईयर का बिगनिंग कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। पांचवा, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को आउटलाइन करता है। 5 पॉइंट आंसर, करेक्ट। 2 मिनट लगेगा, खत्म। अगेन एक बार रिवाइज करवा देते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड पॉइंट फिस्कल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू 31 मार्च। फोर्थ पॉइंट आउटलाइन क्या करता है? गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। एंड फिफ्थ पॉइंट कौन प्रेजेंट करता है? एफएम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। 5 पॉइंट यूनियन बजट में लिखो, ट्रस्ट मी यू विल गेट द होल मार्क्स। ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में आपको लिखना भी हो, यहाँ पे पढ़ देते हैं, देखो कुछ नहीं। यून सॉरी, यूनियन बजट सिंपल, पहला पॉइंट इसमें आप लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का? सबसे पहला 112 आर्टिकल के अंडर में कवर होता है ये। ठीक है। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स annual financial statement to be presented in parliament in each fiscal year, करेक्ट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूनियन बजट, ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल प्लान होता है
जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को आउटलाइन करती है। प्रेजेंटेड बाय, कौन प्रेजेंट करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पे प्रेजेंट करती है? पार्लियामेंट में। देखो करती है मैं इसलिए बोली क्योंकि पिछले 12 साल से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, शी इज प्रेजेंटिंग, तो वो एक वो फ्लो होता है कि हाँ करती है हम लोग हमेशा जब हम कोई फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे कहते हैं। ओके, तब क्या टाइमलाइन है? पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए, नॉट द करंट ईयर। ऑब्वियसली करंट ईयर में नहीं। प्रेजेंट कब होता है ये? प्रेजेंट होता है ये आपका 1 फरवरी को जनरली। बट किसी ईयर अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहां पे आपका इंटीमे इंटीमेटरी बजट भी आता है, इंटीमेटरी बजट भी आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन इस ईयर में होते हैं तो उस ईयर एक मिडवे बजट आती है, इंटीमेटरी बजट। ठीक है, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी आपके गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है कोई भी, तो उस केस में इंटरमीडिएट बजट भी गवर्नमेंट लेके आती है। ठीक है, 30 are the 5 points जो आप अगर लिख के आते हैं एग्जाम में। एंड ऑफ कोर्स में क्या हमने ऑलरेडी बताया था, हाँ एक पॉइंट इसमें और कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, so ये हो गया। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, अगर आप इसको लिख के आते हैं तो बहुत आराम से आप अपना बजट की डेफिनेशन को कवर कर लोगे। ओके, मूविंग है। क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं बजट के? अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, बुक में दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो आईसीएसआई कोई भी पूछ सकता है, तो ये बोलो कि नहीं नहीं ये तो काट दे अगर मैम इम्पोर्टेंट नहीं, तो नहीं भाई, ऐसा आप नहीं कर सकते। पढ़ना तो ठीक पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी। देखिए उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू स्टडी। तो इवन इफ यू डोंट लाइक दिस, यू हैव टू स्टडी, can't do anything, तो ठीक है। पहली 5, इसको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है कि आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स को याद कर लो, इनफ है यार। ठीक है, आप कोई भी 5 पॉइंट्स इसमें से लर्न कर लो, इनफ है। इनकेस अगर आपके साथ है वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट लिख के आ जाना। जैसे पहला, बजट स्पीच। फाइनेंस मिनिस्टर डिलीवर करती है बजट स्पीच पार्लियामेंट में, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल मेजर्स फॉर प्रायोरिटीज ऑफ द अपकमिंग ईयर। एंड स्पीच में तो पहला जो की एस्पेक्ट होता है बजट का, वो आपका ये होता है कि इसको कोई और प्रेजेंट नहीं कर सकता है एंड एक्सेप्ट द फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट भाई, एफएम ही आके प्रेजेंट करेंगे, इवन उनके ऑफिस के मेंबर्स भी नहीं कर सकते। Whosoever is the finance minister of the country is the only authorized person to present the budget in the parliamentary session. Okay, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सिंपली इसमें लिख सकते हो बजट स्पीच में की एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, चलो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर ठीक है। दूसरा क्या है हमारा की एस्पेक्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बजट हमें क्या डिटेल देता है, गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू की सोर्सेस है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लेके आ रही है, क्या क्या टैक्सेस है,
लाइक किस किस सोर्सेस से आ रही है, चाहे टैक्स के थ्रू आ रही है, ड्यूटीज के थ्रू आ रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू आ रही है, और ये सभी उनके प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी जहां जहां उन्होंने डिसाइड किया है कि वो खर्चे करेंगी, तो जहां जहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है, फिर जहां जहां सरकार डेस्टिन्ड पैसा खर्च करना है, मतलब अगर कोई जैसे फ्लड होता है, कोई ऐसे, अब जैसे आपको एग्जांपल जो कोरोना वायरस आया था 2020 में, बताएं क्या किसी को पता था 2020 से पहले कि ऐसा कोई वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड आ जाएगा जिसके ऊपर सरकार को इतना खर्चा करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट पता था कि जिस दिन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो ऐसा कोई वायरस मेरे टेन्योर में आएगा, हमें इस तरीके, हाँ, इस तरीके की जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट होते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ फंड्स अलॉट करती है, नो डाउट, क्योंकि मैंने सबको नहीं पता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर कुड अराइव इन द कंट्री। जैसे आपको याद होगा, कुछ साल पहले अराउंड आगे 2000 या 13-15 में, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, केदारनाथ में बहुत बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम हुई थी। गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था, आप फ्लड एक्सपेक्ट करते हो, जैसे साउथ जो आपके ओशन ओशन वाले जो एरियाज है वहां पे आप फ्लड एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन। ऐसा कोई अगर सपोज आर्थिक, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट मान लो कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, तो चलो हम जो आज की उनके बारे में बात करते हैं, क्यों हम क्यों ऐसी जो है आप बातें करेंगे कि जो है फ्लड आ जाए और अर्थक्वेक आ जाए और ये आ जाए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। बट एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि कुछ प्लान खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, एक होते हैं, कुछ फंड्स गवर्नमेंट अलॉट करती है अनप्लान खर्चों के लिए। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट वो खर्चे खाली बताती है अपने बजट में जो पता है कि उन्हें करना है, जो प्लान है। अनप्लान सर्टन कोई आ जाता है तो एक अलग बात होती है, उसमें फिर जो नेक्स्ट बजट आता है, जब नेक्स्ट ईयर बजट आएगा वहां पे सरकार जाती है बताती है कि हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम हुई थी और हमने उस चीज के ये खर्चा किया है, या किस तरीके से हमने इस जो त्रासदी आई थी, जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो डिजास्टर आई थी, उसको हमने इस तरीके से tackle किया है। सो दिस व्हाट गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड, फिस्कल डेफिसिट, बजट आउटलाइन करता है गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल जो उसका रेवेन्यू होता है टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर होता है। मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। टैक्सेशन, बजट इंट्रोड्यूस चेंजेस टू टैक्स regime, इंक्लूड रिविजन ऑफ इनकम टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, पॉलिसी इनिशिएटिव, बजट में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज अनाउंस करती है, अलग अलग सेक्टर्स को एलोकेशन करती है गवर्नमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट आउटलाइन करती है गवर्नमेंट के बोरिंग प्रोग्राम टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर जो खर्चा वो कर रही होती है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। बजट इंप्लीमेंटेशन, फॉलोइंग द बजट अनाउंसमेंट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट प्रिपेयर करते हैं अपनी एक्सपेंडिचर प्लान, एनालिटिक बजट एग्जीक्यूशन फॉर द फिस्कल ईयर। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द या की एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट। पूरी 5 पढ़ के आ जाओ आराम से, तो सिंपल इसमें बस इतना याद रखो, जैसे बजट स्पीच में फिल्म डिलीवर करती है, बजट स्पीच इन पार्लियामेंट। चलो इसको भी नोट कर लो, बहुत शॉर्ट में नोट करवा देते हैं। देखो बजट स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल एफएम हमारी प्रेजेंट करती है, जहां पे वो आउटलाइन करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को, फिस्कल मेजर्स को, एंड क्या चीज आपके लिए प्रायोरिटी है उसको। ठीक है। दूसरा है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बजट आपका डिटेल देता है आपके रेवेन्यू सोर्सेस के बारे में, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस जो भी हैं, ड्यूटीज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके जो भी प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में बात करता है, जैसे इंफ्रा है, हेल्थ है। तो वो एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि क्या टारगेट यहाँ पे होगा, अगर कोई गैप आता है बिटवीन
जो भी आपका रेवेन्यू है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, अगर उसके बीच में कोई भी गैप आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्या टारगेट होगा, गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करेगी। टैक्सेशन के बारे में बताता है, जो भी आपके चेंजेस होते हैं टैक्सेशन प्रोविजंस में, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लेते हैं, यानी कि रिफॉर्म्स जो भी आते हैं एड्रेस करने के लिए, इकोनॉमिक चेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेती है, तो पॉलिसीज गवर्नमेंट जो भी बना के लेके आ रही है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए सेक्टोरियल एलोकेशंस जो भी करी उसकी इंफॉर्मेशन देती है, जो भी आपके फंड्स एलोकेट हो रहे हैं वेरियस सेक्टर्स को, अब यहाँ पे आप अलग अलग सेक्टर्स को मेंशन कर दो, ठीक है। पब्लिक डेट को कैसे गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, यानी गवर्नमेंट का जो है बोरोइंग प्लान क्या है, एनहांस करने के लिए अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, क्या अलग अलग तरीके के प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, क्या प्रोविजन होगा पॉवर्टी का, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो ये आपके के एस्पेक्ट्स होते हैं बजट की। अगेन आई एम सेइंग नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। 5 से 6 पॉइंट आप पढ़ लो, समझ लो। देखो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी अब लिखवा दिया है, आराम से इसको कर लो, ठीक है। आराम से इसको पढ़ भी लोगे ना, इतना भी कर लोगे ना, बहुत बहुत आराम से। तो ये अगर आप ये सारे कर सकते हो 8 के 8, ग्रेट। नहीं कर पा रहे हो 8 के 8, 5 से 6 पढ़ लो, जो समझ में आए। शॉर्ट में भी लिखवा दिया है, इतना भी करके आ जाओगे ना, यू विल गेट ऑल दी मार्क्स एंड ट्रस्ट मी, अगेन आई एम सेइंग बहुत बहुत कम चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे ये नहीं करना है कि सॉरी मैम आपने तो बताया नहीं था, ठीक है। मैंने सब बता दिया, तो नाउ यू गाइस कांट से दिस कि मैम आपने तो बताया नहीं था। ओके, आगे बढ़े। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के पॉइंट से आ सकता है। देखो मैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस आप लोगों को मार्क कराते हुए चल रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बजट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव साथ में नोट भी करते चलते हैं, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ। तो जब आप पढ़ोगे ना मॉड्यूल, आप खुद आंसर्स क्वेश्चन आप अपने नोट्स खुद फ्रेम कर सकते हैं, आप किसी के नोट्स की जरूरत ही नहीं होती। सबसे बड़ी चीज से होती है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एग्जाम में मॉड्यूल, हम लोग मॉड्यूल यार हंसकर पढ़ने की कौन उठा के पढ़ेगा। यार मैं मॉड्यूल की बात नहीं करी, आप एक्सपेरिमेंट कोई भी अपनी सिलेबस की बुक उठा लो, आप स्कूल में भी थी ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि 10% बच्चों को छोड़ के ना कोई पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ के जाता। वो टीचर ने जो नोट्स बनवा दिए ना क्लासरूम में, उतना ही पढ़ के जाते होंगे। केवल 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जो अपनी पूरी बुक को एक बार रीड करते होंगे। हो सकता है टीचर के मामले में कभी कोई मिस्टेक कर दे, ऐसे तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान तो है नहीं कि इसको सब कुछ आता हो सकता है वो पढ़ाने में। तो कई बार हम लोगों के साथ भी होता था, कई बार कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो हम जब पढ़ते थे ना दोबारा से, तो कई बार ऐसा होता था कि ना इसमें तो ये हो सकता है ना, ये सब कुछ हो सकता है, देयर आर द ऑल्टरनेटिव्स फॉर एवरीथिंग। तो कितनी बार जब आप इसलिए होता है कि जब आप 11th 12th में आते हो या 9th 12th में आते हो, तो टीचर्स आपको नोट्स देना बंद कर देते हैं। वो ये कहते हैं आप पढ़ो और खुद से नोट्स फ्रेम करो। ये हैबिट डेवलप करो। अगर अभी तक ये हैबिट डेवलप नहीं की कि यार दोस्त अभी तक ये किया था ना कि दोस्त ने नोट्स बना लिए थे, हमने क्लास वर्क में लिखे एग्जाम में, क्योंकि सबको पता है 9th 12th में जो भी आता है वो आपके बुक से ही आता है एग्जाम में। आधे से ज्यादा चीजें तो हम लोगों ने क्या की भाई, मैंने नहीं बनाया तूने तो बनाया ना, चल तू अपने नोट्स से दे, मैं तेरे नोट्स से काम चला रही हूँ। तो अभी तक ये चलता था। स्टॉप दिस हैबिट नाउ।
बीकॉम में चल जाएगा, बीए में चल जाएगा, सीएस में नहीं चलेगा। मॉड्यूल को पढ़ो, फोकस ऑन द मॉड्यूल। जब आप एक एक लाइन करोगे ना, आप ट्रस्ट में खुद आंसर्स निकाल के लेके आओगे, किसी की जरूरत नहीं है आपको। यू डोंट नीड एनीवन, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम यहाँ बैठ के सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, नोट्स आप खुद फ्रेम करके ला के दोगे कि मैम देखिए मैंने खुद ही नोट फ्रेम कर लिया, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। चलो, पहला ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टू अचीव दिस गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज टू वेरियस सेक्टर। सेकंड ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज टू वेरियस सेक्टर्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सेकंड, टू allocate resources to various sectors for their development and growth, जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रेलवे, इंफ्रा, कुछ भी लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, ठीक है। नाउ थर्ड, budget also aims to promote social welfare and reduce poverty by increasing investment in social programs and scheme, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए helps in promoting social welfare and reduce inequality and support the, तो इसको दो पॉइंट्स में कर लो, support weaker sections of society। देखो कितने कितने आराम से आपके ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो रहे हैं। maintain macroeconomic stability by managing inflation and reducing the fiscal deficit, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है ये। मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस, control inflation, manage fiscal deficit। To achieve this, government may introduce measures such as increasing taxes, reducing subsidies, rationalizing. Government may also take steps to attract foreign investment. Indian Union budget is also a reflection of government policies, priorities, and political agenda. So it attracts investments, promote exports to increase foreign exchange and reserves and stabilize the economy. Mm. Economic growth, attract investments, promote exports, increase forex to promote economic growth। See, हो गया कितना इजी। देखो ये मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको लिखवा दी ऑब्जेक्टिव में, लिख के आ जाओ भाई, पूरे मार्क्स ले जाओ, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी है ऐसी कि लोगों को नहीं समझ में आए, बट मैं इसीलिए बोल भी रही हूँ साथ में, सो दैट आपको साइमल्टेनियसली समझ में गया। तो क्या क्या, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए,
प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, सपोर्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट एक्सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। और भी देखो इसमें, अब इस पे आप अगर जाओगे तो इसमें और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स को, प्रमोट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज करता है हेल्थ केयर स्पेंडिंग, बूस्ट करता है रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, प्रमोट डिजिटलाइजेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship as a part of its vision to make it प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू अनाउंस पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, जितने मैंने हाईलाइट मार्क करवाए हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, इतना भी पढ़ के चले जाओ, इतने मेंशन कर दूं कि डन, करेक्ट हो गया। अगेन ठीक है, नाउ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में कवर किया था। कल जब मैंने आप लोगों को सेशन लिया था तो उसमें आप लोगों को याद होगा मैंने बताया कि दो तरीके के हमारे बजट होते हैं यूनियन बजट में। हमारा रेवेन्यू बजट होता है, एक होता है हमारा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सिमिलरली हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड कैपिटल रिसीट्स होती हैं। अब इसको हम थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू बजट में आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स होती है, टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू बजट बेसिकली क्या होता है? सरकार की को मिलने वाला पैसा अलग अलग सोर्सेस से। रेवेन्यू बजट छोटे मोटे खर्चों के लिए, छोटे मोटे इनकम गवर्नमेंट की आ रही होती है, जो डेली रेगुलर इनकम्स आ रही होती है, या गवर्नमेंट की जो रेगुलर खर्चे होते हैं, ये उनकी बात है जो कैपिटल बड़े नेचर के नहीं होते, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ होते हैं। ये बजटरी बेस में होते जाता है क्योंकि अब जैसे सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो सबके लिए अलग अलग सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो भी सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू बजट में वो सारे कवर होते हैं। comprise proceeds of taxes and duties levied by the union on the revenues are receipts of government mainly consist of interest and dividend, okay। So revenue budget of India is an essential component of union budget which based on the government's revenue and expenditure plans for the upcoming fiscal year। Revenue budget is crucial tool for promoting economic growth, देखो टूल होता है रेवेन्यू बजट प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एनेबल द गवर्नमेंट टू एलोकेट, गवर्नमेंट को हेल्प करता है रिसोर्सेज को एलोकेट करने में एफिशिएंटली एंड effectively towards critical areas such as education, healthcare, infrastructure and social welfare। essential component of the union budget होता है ये, ठीक है। अभी हमने देखो ऑलरेडी बात की थी, हमने कहा था रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू, तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, हम इसमें ये मान के चलते हैं, पे मेंशन कर देते हैं, हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, ये आपकी 70% होती है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना, रेवेन्यू रिसीट्स, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट्स का कम से कम दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है आपको यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू आता है, एक आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, यानी कि अलग अलग। एक रेवेन्यू सरकार को रिसीव होता है टैक्स, हमने वो बड़ा सुना होगा ना कि सब कहते हैं कि सरकार हमसे हर चीज पे तो टैक्स लेती है, हर चीज पे टैक्स लेती है। आप ये पेन खरीदने जाओ टैक्स लेती है, आपको अगर लैपटॉप खरीदने जाओ टैक्स ले लेगी, आप मोबाइल फोन खरीदने जाओ टैक्स ले लेगी, सैलरी कमा रहे हो टैक्स ले लेगी, आप बिजनेस कर रहे हो टैक्स ले लेगी, सरकार हर चीज पे टैक्स लेती है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हर एक चीज पे टैक्स है, सिर्फ किस चीज पे नहीं, ऑब्वियसली बोलने पे टैक्स नहीं है, लेकिन वो भी आप, चलो बोलने पे टैक्स नहीं है, बोलने पे टैक्स नहीं है, चलने पे टैक्स नहीं है, अल्टीमेटली देखे तो कहीं कहीं वो भी लग जाता है हम किस पार्ट में जा रहे थे भाई, वहां भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ठीक है चलो, ऐसे हम स्पेकुलेटिव वाली बातें भी नहीं करते। गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर एक चीजों पे टैक्स लेती ही लेती है, करेक्ट, सब एग्री करते हैं इस बात को लेके।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेजर पोर्शन होता है ना गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स से आता है। यानी हम कह सकते हैं कम से कम 70 to 75% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है ना टैक्स से आता है। एंड रिमेनिंग बचा हुआ 30% कहाँ से आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। अलग अलग ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो कुछ खर्चे गवर्नमेंट के प्लान्ड होते हैं, मैंने अभी ऑलरेडी बताया था। कुछ खर्चे गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं जो नॉन प्लान्ड होते हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, सरकार ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1,000 करोड़ अलॉट करेंगे। जब वो 1,000 करोड़ अलॉट हुए, उन्होंने कुछ पॉलिसीज लाई, कुछ अलग अलग काम किए, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया, बिल्डिंग्स बनाई, सब कुछ किया। हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट आगे बढ़ी, मिड ऑफ द ईयर में आई, उसको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखने लगा, जो कि उसको पता है कि अगर हमने कि हम अगर ये एक इंडस्ट्रियल पार्क इस सिटी में स्टैब्लिश कर देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। गवर्नमेंट ने उसको पहले से फंड एलोकेट नहीं किया था। दैट कुड आल्सो बी द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं है कि डिजास्टर वाले भी नॉन प्लान हो, ये भी तो नॉन प्लान हो गया। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने 10 आईटी सिटीज जो है वो अलग अलग सिटीज में स्टैब्लिश करने का सोचा था। 10 तो हो गई, 10 के ऊपर उसने बजट भी अलॉट कर दिया, उसने एक एडिशन 11 के ऊपर भी कर दिया। बट अब 5 ऐसी आईटी सिटीज गवर्नमेंट को लगा कि वो इन सेक्टर्स में, क्योंकि अचानक से आफ्टर 7 to 8 मंथ अचानक से गवर्नमेंट को लगा कि इन सेक्टर्स में थोड़ा इस मार्केट की, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने ये काम करके चला, हम यहाँ पे चल के जो है आईटी सेक्टर, आईटी पार्क्स को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सरकार को करना पड़ा। एंड कुछ अलग अलग और भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे जो सरकार करती रहती है, वो एक अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है अभी एक चलो इस पे बात नहीं करेंगे, दैट विल बी अ पॉलिटिकल व्यू हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ये हो गया आपका रेवेन्यू। तो यूनियन बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। रेवेन्यू बजट में दो चीज होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू इनफ्लो होता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस एंड अदर लेवीज, उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज सैलरीज एंड वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट, subsidies, pensions and grants amongst other. Revenue receipts include tax revenue, non-tax revenue. Tax revenue क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, सरकार हर चीज पे टैक्स लगाती है पैसे कमाने के लिए। विच इंक्लूड बोथ डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू टैक्स जो आप पे करते हैं डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल। अच्छा, आप लोगों को शायद आई डोंट नो आइडिया है या नहीं, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं हमारे, एक आईडीटी होता है, एक डीटी होता है। डीटी का मतलब हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। आईडीटी का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? मिस्टर ए ने पैसे की पर्सनल इनकम पे जब आपका टैक्स लगता है, आपकी पर्सनल इनकम पे टैक्स लगता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। मिस्टर ए है या कोई एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी जो भी बिजनेस इनकम है, या मिस्टर बी है, वो सैलरी से पैसा कमा रहे हैं और उनका बिजनेस भी चल रहा है, उनकी इनकम पे जो टैक्स लगता है ना, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये पैसा ये इंसान डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, कोई मिडलमैन नहीं होता है पे करने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी टैक्स? जहां पे आप डायरेक्ट टैक्स को पे नहीं करते हो। ये मिस्टर ए है, ये एक शॉप पे जाते हैं, इन्होंने एक ये प्रोडक्ट खरीदा, ये शॉपकीपर है, ठीक है। मिस्टर ए ने इनको 100 रुपए दिए और 100 रुपए में 80 का सामान था प्लस 20 टैक्स का अमाउंट था, ठीक है। ये गया, इसने जो है टैक्स गवर्नमेंट को जमा किया। टैक्स दिया किसने था? मिस्टर ए ने दिया था ना। जमा कौन कर रहा है? ये शॉपकीपर कर रहा है। तो जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जमा ना करके किसी के थ्रू जमा करते हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स जब आपकी इनकम पे सरकार सीधा सीधा डायरेक्ट टैक्स लगाती है, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये आपके अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं। टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट अराउंड 70% ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। याद रखो। ओके, मूविंग अहेड। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है?
गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनफ्लो फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट्स अराउंड 50% ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, जैसे इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, फीस एंड फाइन्स, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, income earned by government from its ownership of public sector. अच्छा, expenditure on various heads such as salary and wages, interest payments, subsidies, pensions, grants, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान होते हैं, नॉन प्लान होते हैं, अदर होते हैं। प्लान रेवेन्यू का मतलब हो गया गवर्नमेंट ने जो खर्चा पहले से डिसाइड किया था कि इन सेक्टर्स के ऊपर तो हमें खर्चे करने हैं, जो रेगुलर खर्चे गवर्नमेंट करती है प्लान और अलग अलग स्कीम्स के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे कि आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अमंग अदर। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इजेंशियल भाई, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट के कुछ खर्चे प्लान होते हैं। गवर्नमेंट को पता है कि खर्चे तो उनको करने ही करने हैं, सेक्टर्स को उनको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, so, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। नॉन प्लान कौन से होते हैं? गवर्नमेंट के वो खर्चे ऑन डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, कहीं गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट देना पड़ गया, उसको नहीं पता है ना कितना खर्चा इस पे होगा। डिफेंस के ऊपर कोई खर्चा अचानक से वॉर हो जाती है तो वहां खर्च करना है। क्रिटिकल component of the government's expenditure as it ensures national security and sovereignty. Interest payment refer to government expenditure on servicing in its debt. देखो ये वाले जो है ना, ये पोर्शन ये याद रखो ना, ये समझ लो आप, इसको रट तो नहीं सकते, बट इसका क्वेश्चन ना वो डायरेक्ट कभी नहीं देंगे, वो फ्रेम्ड क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये बताओ ये खर्चा है या नहीं है गवर्नमेंट के लिए। Other revenue refer to government expenditure on various heads, जैसे कि pension, grant, loan, among others. Pension are provided to retired government employees as a form of social security. Grant are provided to various organizations promoting specific sectors. तो ये loans are provided by government to various organizations. ठीक है। Next, coming to capital budget, component of union budget refers to government expenditure on जब long term assets पे खर्चा करते हैं, infra पे कर रहे हैं, machinery, equipment, which is expected to yield benefits over a period of time, जिसका benefit आपको आज नहीं दिखेगा, सालों साल तक दिखेगा या कई सालों के बाद आपको उसके बेनिफिट दिख सकता है। तो वो आपके कौन से होते हैं? ऐसी चीजों के ऊपर जब गवर्नमेंट अपना बजट एलोकेट करती है, दैट इज कैपिटल बजट। यार अगर मैं बहुत स्पीड में, देखो मेरी थोड़ी सी आदत है थोड़ा स्पीड में बोलने की, तो अगर आपको कहीं भी ऐसे लग रहा होगा ना कि स्पीड में, तो प्लीज स्लो करके देख लेना, बिकॉज वो एक हो सकता है कि कहीं कहीं हम मैं फ्लो में चली जा रही हूँ और बहुत ज्यादा स्पीड में बोल जा रही हूँ, तो ट्राई करना एटलीस्ट कि यार यूट्यूब ने इतना अच्छा ऑप्शन तो दिया है ना स्लो करके देखने का, तो करो ना। मैं धीरे बोलूँ वो ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सब कुछ बस बना बनाया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे नहीं होता है। थोड़ी मेहनत तुम लोग भी करो, ठीक है। चलो, कैपिटल बजट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ टू मेजर कॉम्प्रोमाइज। देखो मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ बिकॉज फुटबॉल की ये चैप्टर खत्म हो, हमारे दो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का 5 में से 2 खत्म हो जाएंगे, 3 और बचेंगे, 3 भी हम इस मंथ मतलब अगस्त हमारा शुरू होने वाला है। कोशिश है मेरी, आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट श्योरिंग, मेरी कोशिश है कि अप्रैल सॉरी अप्रैल 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 खत्म हो चुका है, ओके सॉरी, अगस्त मिड तक यानी 15 अगस्त तक मैं ये पूरा इकोनॉमिक्स से पोर्शन खत्म कर दूं, सो दैट एक मंथ कम से कम हम बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देंगे भाई, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो, कैपिटल रिसिट्स क्या होती है? फंड्स जो गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं आइदर क्रिएटिंग लाइबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन असेट। कैपिटल रिसिट, रिसिट रिसिट यानी पैसा आ रहा है सरकार के पास, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करके होता है या एसेट को रिड्यूस करके होता है। मतलब सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया, ये 500 करोड़ किसके फंड में गए? कल तक हमारे फंड में जो पैसा दिख रहा था वो तो 100 करोड़ दिख रहा था, आज वो 600 करोड़ दिख रहा है। आज सरकार के कोष में, कोष मतलब सरकार की जो धन पेटी है ना, जो सरकार का बजटरी लोकेशन है ना, उसमें 600 करोड़ भी दिख रहा है, जिसमें से 500 करोड़ सरकार मांग के लेके आई है वर्ल्ड बैंक से कि वर्ल्ड बैंक मुझे अपने यहाँ एक बिल्डिंग बनानी है, मेरे को 500 करोड़ दो। मेरे पास 100 करोड़ है लेकिन मेरे को 600 करोड़ चाहिए उसके लिए, तुम मुझे 500 करोड़ दो।
बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, क्या हुआ, बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, हमें क्या देखा, अरे यार सरकार ने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, कभी सोचा है आपने कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सरकार ने पैसे कहाँ से लाए? क्या जो पैसे सरकार लेके आई है वो हमारे लिए कैपिटल बजट का पार्ट जरूर बन रहा है, बट क्या वो हमारे लिए एसेट बन रहा है? ये बिल्डिंग एसेट बनी, या उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पैसे आए वो हमारी लाइबिलिटी तो नहीं क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट से? वो आपका बताता है कैपिटल बजट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी अ, हमारी असेट को बनाने के लिए सरकार जो खर्चा कर रही है वो कहीं हमारे लिए एक लाइबिलिटी तो नहीं बन रहा है? वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। हम ये जो देख लेते हैं कि हर गवर्नमेंट अपने लिए अलग अलग तरीके के जो है ये इन्वेस्टमेंट किया वो, बट उन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सरकार पैसे कहाँ से ला रही है? तो वो कैपिटल रिसीट्स होते हैं। अगर तो वो अपने टैक्स रेवेन्यू में से वो उठा के दे रही, कोई बात नहीं, फिर हमारे लिए वो खर्चा नहीं, वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुआ। बट अगर तो वो खर्चा सरकार जो है वो मांग के लेके आ रही है किस कहीं से, सरकार क्या करे, सरकार वो खर्चे मांग के लेके आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, वो हमारे लिए हो गए एक कैपिटल रिसीट्स। क्यों कैपिटल रिसीट्स? क्योंकि ये 500 करोड़ ऐसा नहीं है कि सरकार ने 600 करोड़ बिल्डिंग बनाने के लिए लगा दिया और आज ही जाके सरकार ये 500 करोड़ वापस कर देगी। इसको वापस करेगी वो 15 साल में। तो ये 15 साल तक हमारी बुक्स में दिखते रहेंगे, 15 साल में वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, तो ये आज को पैसे लेके आज ही वापस करने के तो कॉन्सेप्ट नहीं, रेवेन्यू नेचर का तो हुआ नहीं, ये तो सालों साल चलने वाला खर्चा हो गया ना। इसलिए हमने ये बात बोली कि कैपिटल रिसीट वो फंड होते हैं जो गवर्नमेंट को रिसीव करती है, या तो कोई अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर, कॉज ऑफ रिडक्शन इन एसेट, मतलब सरकार ने कोई बिल्डिंग थी, कोई प्लॉट था, कोई कुछ लकड़ी का चीज था, उसको उठा के बेच दी, बेचा इनसाइड फॉरेन में, उससे मतलब नहीं है, किसको बेचे भी मतलब नहीं है, बट सरकार ने वो चीज बेच दी, बेच दी का मतलब क्या हो गया कि अब उस बेचने से मतलब हमारी कोई एसेट भी तो गई ना, बेचा मतलब हमारी कोई एसेट गई। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए सरकार, अब देखो एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता है अभी नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जेवर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वहां पे जो वो एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, वो एक अपनी लैंड थी, किसानों की लैंड थी, जिसके बदले में उनको बहुत सारा पैसा मिला, कोई ऐसे पैसा नहीं मिल गया, उनकी जमीन थी वो, उसको बेचा गवर्नमेंट ने, प्राइवेट, सॉरी, वहां पे गवर्नमेंट ने खरीदा, वहां पे गवर्नमेंट ने खरीदा उसको। ठीक है, उसी तरह अगर सरकार अपनी कुछ सरकारी जमीन को बेचती है किसी को और वहां कोई काम करवा रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, वो हो जाता है सरकार के लिए कैपिटल राइट, उसको बेच के सरकार को पैसा मिला, सरकार ने उसको बेचा, उससे सरकार को पैसा मिला, वो रेसिट क्या हुई, कैपिटल रेसिट। लेकिन वहां पे रेसिट तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अपने पास पैसा लाने के लिए या तो अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी या अपने एसेट को बेचने पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कैपिटल रिसीट्स की लाने का। रेवेन्यू नेचर के इनकम आ सकती है, जहाँ पे सरकार ना कुछ बेच रही है ना कुछ कर रही है, बैठे बिठाए कमा रही है, इनकम टैक्स बड़ा एग्जाम्पल, जीएसटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, काम तुम करते हो, काम मेहनत तुम करते हो, पैसा तुम्हारा होता है, टैक्स सरकार को भर के आते हो, क्यों भरते हो? इसे भरते हो इसलिए हमारे पास रीजन रहता है अलग अलग करने का, भर के आ रही है। चलो, these are non recurring nature in nature and form the income side of the capital budget। नॉन रिकरिंग होते हैं ये, कैपिटल बजट का के इनकम साइड का पार्ट बनते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फर्स्ट टाइप होता है जहां पे आप लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम मार्केट बाय इशूइंग बॉन्ड्स, टेक लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, collect small saving like PPF, post office deposit, all these must be repaid in the future, hence they create a liability. Correct? Second, does not create liability. For example, when the government sells its assets like land or building, this investment by selling its stake in PSUs like Air India or LIC or equivalent loans previously given to the state government of foreign countries, since the government does not need to repay this money, no liability is created. गवर्नमेंट ने अपने स्टेट शेयर इंडिया में एलआईसी में बेचे, ठीक है, डिसइन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे उनकी पैसा वापस नहीं देना है, और वो असेट थे, वापस खत्म हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, spending by the government that either creates a physical or financial asset or leads to a reduction in liability. It is a long term in nature and forms the expenditure side of the capital budget. Planned expenditure, spending that part of 5 year plan के तहत जो गवर्नमेंट खर्च करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हाईवे, पावर प्लांट्स, न्यू हॉस्पिटल्स, नॉन प्लान
दैट नॉट पार्ट ऑफ एनी प्लान, जो 5 ईयर प्लान के तहत नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट लाइक टैंक, एयरक्राफ्ट। बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो आज के डेट में मिलिट्री डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीद रही है, रशिया से आए, यहाँ से आए हैं। ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। भाई किसी कंट्री ने कोई ऐसा ऐसा वेपन बना दिया, सरकार उसको खरीद लेती है कि भाई ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बजट। तो मैं इसको शॉर्ट में एक बार आप लोगों को लिखवा भी देती हूँ, और इसके साथ बस एक लास्ट टॉपिक, फिर हमारा चैप्टर एंड। देखो, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट में आपकी क्या आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं, जिसमें कम से कम 70% आपकी जो है टैक्स रेवेन्यू होता है, 30% आपका जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। करेक्ट। इसके बाद आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जिसमें आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आते हैं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आते हैं एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आते हैं। कैपिटल बजट में आपका आता है कैपिटल रिसीट्स, जो कि क्या होता है, जो कि एक कैपिटल रिसीट होती है जो आपकी क्रिएट करती है लाइबिलिटी, यानी बोरोइंग्स। एक ऐसे रिसिप्ट्स होती है जो आपकी डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। कुछ ऐसे भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं जो आपकी क्या लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट, या सरकार ने किसी को लोन दिया था, सरकार ने अब लोन की रिकवरी की है। ठीक है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई देखो मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू बजट। इसमें क्या होता है आपका, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि आपका किस नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग का मतलब जो कॉन्टिन्यूशन में जो खर्चे होते रहते हैं, रिकरिंग नेचर्स का होता है। ये आपका नॉन रिपेबल इनकम होती है। इस इनकम को सरकार को वापस नहीं करना होता है, कुछ केसेस को छोड़ के ऑफ कोर्स। डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ये सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी भाई, इन इनकम टैक्स सरकार रिसीव करी, जीएसटी रिसीव करी, उसको क्या लाइबिलिटी होती है। कुछ केसेस होते हैं जहां पे रिफंड वगैरह जनरेट करना पड़ता है, कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं होती है। कोई भी ये गवर्नमेंट की जो है असेट्स को रिड्यूस नहीं करते हैं। हम दो तरीके के होते हैं, एक में होते हैं टैक्स रेवेन्यू, एक होते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू। बात करेंगे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, गवर्नमेंट जो भी पैसा स्पेंड करती है डे टू डे ऑपरेशंस में अपने, वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लान्ड होते हैं, नॉन प्लान्ड होते हैं एंड अदर एक्सपेंडिचर होते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई डोंट थिंक कैपिटल लिखवाने की जरूरत है, इसी के भी सेम इसी तरह आप लोग कैपिटल में भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे मूव ऑन करें। फिस्कल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। जब सरकार के जो पूरे खर्चे होते हैं एंड सरकार के जो पूरे रिसीट्स होती है,
बोरिंग्स को छोड़ के रिसीट्स में यहाँ बोरिंग, जो ये बोरिंग एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, उसके बीच में जो रेफरेंस होती है वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। ये आपको बताया था, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट बोरो करती है टू फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग व्हेन इट्स रेवेन्यू फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेंस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब सरकार का रेवेन्यू कम पड़ जाता है उसके खर्चों को पूरा करने के लिए और गवर्नमेंट कहीं से पैसे उधार लेके आती है इसलिए खर्चों को पूरा करने के लिए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। क्रूशियल कंपोनेंट होता है बजट का, इंडिकेट गवर्नमेंट फॉरेन रिक्वायरमेंट एंड उसकी इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी। जब पता चला सरकार पूरी तरीके से अपने किसी के पैसे नहीं, वो बोरो करती जा रही, बोरो करती जा रही, भाई जितना बोरो करोगे उतना लाइबिलिटी भी तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है ना आपकी, आपके ऊपर तो मतलब कंट्री की तो लाइबिलिटी का डिफरेंट कंट्री में लोगों की जो डिमांड वो फुलफिल नहीं कर पाओगे। Variables of fiscal deficit, total expenditure. Sum of actual outflow of government means during a fiscal year. Higher the total expenditure, higher will be the fiscal deficit. ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या क्या वेरिएबल्स है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा खर्चे होते हैं फिस्कल डेफिसिट होगी। Revenue receipts are recurring, non-repayable income generated by a government. Receipts do not create any liability or cause any reduction in existing assets. Higher revenue receipts means lower fiscal deficit. Non-debt creating capital deficit. There are the government funds that either reduce existing financial assets or represent the sale of physical assets without imposing the future repayment obligation. They are crucial for funding expenditures or reducing the fiscal deficit without adding to notional debt. The way of loans proceeds from sale of PSUs and borrowings refers to securing funds via loans, bonds, or credit to cover expenditure. Exceeded available income is financed through borrowing and thus it indicates total borrowing requirement of government. तो सिंपल पिछले लेफ्ट से जब सरकार को अपने ही देश के खर्चों को पूरा करने के लिए बाहर से मतलब थर्ड पार्टी से, आप इतना समझ लो, आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए आपको घर वालों ने 15,000 की हॉस्टल में रह रहे हो, 15,000 का उन्होंने आपको मंथली खर्चा दिया। अच्छा, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर हो गए 20,000 के, भैया मुझे तो मूड मत है, मैं तो मूवी भी देखने जा रहा हूँ, मैं तो जो सैलून भी जा रही हूँ, मैं तो जो मेरे को तो ये भी आईफोन भी चाहिए, मेरे को तो ये भी चाहिए, घर वाले 15,000 दे रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने बाहर से पैसे लेके आए हैं और हम उस बाहर से लाए हुए पैसों की बेसिस पे अपना खर्चा संभाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हुई है गवर्नमेंट की, जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ऐसे ऐसे फंड्स जो या तो आपके फाइनेंशियल असेट्स, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट्स को रिड्यूस करते हैं या वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप फिजिकल एसेट्स को सेल कर रहे हैं। दूसरा फिस्कल डेफिसिट निकालने का तरीका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग फिस्कल। तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। विद दिस हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म एंड हम करेंगे वाइंड अप विद चैप्टर नंबर 3 एंड उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको ये सारी चीज पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज वील एंड सिंह, प्लीज आप लोग बताओ, हम लोग वो प्रॉब्लम्स आप ये सॉल्व करेंगे। एट एनी पॉइंट इफ यू थिंक कि नहीं हमें ये मिलना चाहिए था, ये क्वेश्चन है, इतना पता चलना चाहिए था, इतनी चीजें होनी चाहिए थी, तो प्लीज ट्राई करो, बताओ, वी विल हेल्प इट आउट। एंड अगेन आई एम सेइंग, जो मैंने कल भी बात बोली थी, नेवर एवर एवर थिंक ऑफ गिविंग अप टू दिस प्रोफेशन। अगर आप लोग एंटर एक बार कर गए हो, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस प्रोफेशन एट अ नेक्स्ट लेवल। ओके, सो विद दिस आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 और 4 जो भी होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगी। एंड नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।